हेलो एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल E.Explained। हम डिस्कस करेंगे राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर इंटरसेंट। हमने पार्ट 1 में देखा कि टेबल ऑफ कंटेंट मेन इंडेक्स। पार्ट 2 में देखा इंट्रोडक्शन और 3 में देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स और पार्ट 4 में देखेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, जो कि पार्ट 3 में है। ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं दो टर्म में, एक एब्सोल्यूट ड्यूटी और एक ड्यूटी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। देखिए, एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ वो ड्यूटीज़ होती है जो पार्टनर पे इम्पोज की जाती हैं, और ऐसी ड्यूटीज़ को जो पार्टनर्स हैं वो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू, आपस में एग्रीमेंट के थ्रू चेंज नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते हैं। ये ड्यूटीज़ अनअल्टरेबल होती है, मतलब उनके ऊपर ये ड्यूटीज़ उनको फॉलो करना सिन क्वा नॉन है, मतलब इनएविटेबल है वो चीज़। ये ड्यूटीज़ कहाँ पे डिफ़ाइन है? जो एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ हैं वो डिफ़ाइन है सेक्शन 9 और 10 में। ये जर्नल ड्यूटीज़ होती हैं। जर्नल ड्यूटी इन द सेंस, मतलब आप कोई भी आपके जो बिज़नेस कर रहे हैं फर्म में, उस फर्म का जो बिज़नेस है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, बट ये जो सेक्शन 9 और 10 में जो ड्यूटीज़ बताई गई हैं उन्हें आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो जनरल ड्यूटी है, जो सेक्शन 9 में डिफ़ाइन किया गया है, ड्यूटी टू कैरी आउट बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज एंड टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मीन कि जो पार्टनर्स हैं, फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, उनको दे सेल ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम प्रॉफिट। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज है कि जो फर्म की जो प्रॉफिट है उसको हर वक्त सारे पार्टनर्स को ट्राई करना चाहिए कि कैसे उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और टू बी जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर, इसका मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं उनको कोई पर्सनल गेन नहीं करना चाहिए आउट ऑफ को पार्टनरशिप। मतलब उनको किसी भी फर्म की किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं यूज़ करना चाहिए पर्सनल गेन के लिए। अगर इन केस वो पार्टनर्स पर्सनल गेन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट कैपिटल यूज़ करते हैं तो उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा उस पर्सनल प्रॉफिट के लिए फर्म के अकाउंट में। और ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 16 के थ्रू, जिसके थ्रू उनको अकाउंट होना पड़ेगा। हम सेक्शन 16 फर्दर अगले स्लाइड्स में, आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 16 है क्या। एक केस है वेंथली वर्सेस क्रेवन। इस केस में होता क्या है, एक फर्म होता है, जैसे उस फर्म में 4 पार्टनर्स होते हैं। मान लीजिए A, B, C, D 4 पार्टनर्स होते हैं। उसमें से एक पार्टनर के पास एक स्किल होती है। पार्टनर मान लीजिए A है, इनके पास एक स्किल होती है कि ये देखिए, पार्टनरशिप जो सेटअप करते हैं वो करते हैं रिफाइनिंग ऑफ शुगर के लिए। रिफाइनिंग ऑफ शुगर की रिफाइनिंग के लिए ये चारों पार्टनरशिप में आते हैं। और जो पार्टनर ये होता है उसके पास एक स्किल होती है कि वो उसको मार्केट की पूरी नॉलेज होती है। उसको पता होता है कि मार्केट से कैसे कम रेट से गुड्स कैसे बाय करना है और कैसे हाई रेट पे सेल करना है। बट ये स्किल अपने जो अदर 3 पार्टनर्स होते हैं उनसे हाइड करता है। और ये एक होलसेल ग्रॉसर भी होता है, होलसेल ग्रॉसर भी होता है। और पार्टनर ए क्या इनको दिया जाता है कि आप रेस्ट ऑफ पार्टनर्स, इनको एक ड्यूटी दी जाती है कि आप मार्केट से शुगर को बाय करें। तो पार्टनर ये करता क्या है कि जब मार्केट प्राइस ऑफ शुगर जब लो होता है तो ये पार्टनर ये अपने पास खरीद के रख लेता है। और जब प्राइस उसकी बढ़ जाती है, शुगर की प्राइस जब बढ़ जाती है, तो उस मार्केट प्राइस पे, जो बढ़ी हुई मार्केट प्राइस है, उस पे पार्टनर ए फर्म को सप्लाई करता है।
बाद में ये बात जो बी अदर पार्टनर है बी सी डी, उनको ये बात पता चलती है और वो कंटेस्ट करते हैं कि नहीं इन्होंने पर्सनल गेन के लिए इस बात को हम पार्टनरशिप में कंसील किया था। तो कोर्ट इनको कहती है कि ये पर्सनल गेन के लिए लाइबल होगा। तो देखिए हम एक बार केस फिर से पढ़ लेते हैं कि देयर वर द 4 पार्टनर्स इन अ फर्म entered for refining of the sugar. Among them, one was a market expert in procuring goods at the right time. मतलब उसको ये नॉलेज थी कि हमें गुड्स को कब खरीदना चाहिए at low cost. Along with he was also a wholesale grocer. मतलब उसकी एक बड़ी सी दुकान थी और उसको ही वॉज इंटरेस्टेड टू बाय शुगर। उसको ये ड्यूटी दी जाती है कि मार्केट से वो शुगर को बाय करेगा। ही सप्लाइज गुड टू फर्म एट अ मार्केट प्राइस व्हिच ही हैड ब्रॉट अर्लियर व्हेन द प्राइस वाज लो। उसने मार्केट प्राइस पे फर्म को शुगर सप्लाई करता है जो कि उसने बहुत पहले ख़रीदा था जब शुगर की प्राइस रेट काफ़ी लो थे। ही डिड नॉट डिस्क्लोज दिस फैक्ट, और ये बात अदर पार्टनर्स को नहीं बताता है। लेटर अदर पार्टनर्स कंटेस्टेड फॉर नॉट रेंडरिंग ट्रू इन्फॉर्मेशन। ही वॉज हेल्ड लाइबल फॉर द टू अकाउंट द प्रॉफिट टू द फर्म। बाद में उसे अकाउंट करना पड़ता है जितने भी उसने प्रॉफिट इन किया है, ऐसा कोर्ट हेड होती है। केस का नाम है वेंथली वर्सेस क्रेवन। दूसरा, ये जो हमने पिछले स्लाइड में केस डिस्कस किया है वो सेक्शन 9 सब सेक्शन बी से भी रिलेटेड है, इससे भी रिलेटेड है। सेक्शन 9 बी कहता है कि ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट एंड फुल इन्फॉर्मेशन अफेक्टिंग द फर्म। मतलब कोई भी पार्टनर है उसको ट्रू अकाउंट देना होगा बिजनेस से रिलेटेड, और फुल इन्फॉर्मेशन जो अदर पार्टनर्स हैं उनको देना होगा जो भी इन नेक्सस है फर्म के। देखिए सेक्शन 9 ऑफ दिस एक्ट, a partner is bound to provide and disclose true account and full information in relation to the firm of the other partners. If any partner try to conceal or erase the true account or full or information in nexus to the firm could be contested against such partner for breach of the agreement or misconduct as provided in section 3. अगर कोई पार्टनर किसी भी इंफॉर्मेशन को कंसील करता है या फिर अकाउंट को इरेज करता है तो ऐसे पार्टनर के अगेंस्ट में कंटेस्ट किया जा सकता है। मतलब कोर्ट में उसको उसके खिलाफ सूट फाइल की जा सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 फॉर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट और मिसकंडक्ट। अब एक केस देखते हैं लॉ वर्सेस लॉ। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस केस में फैक्ट क्या होते हैं। देखिए एक पार्टनर होता है अपने दूसरे पार्टनर के साथ एक अपने शेयर को बेचता है। पार्टनर ए पार्टनर बी को अपने शेयर बेचता है और उस शेयर में उसने कुछ फैक्ट होते हैं जो बी से कंसील करता है और ये बात बाद में बी को पता चलती है कि ए ने उससे एक फैक्ट थी जो बिजनेस के कनेक्शन में थी जो उसने कंसील की है। यहाँ पर बी के पास राइट होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सके। रेपुडिएट मीन कैंसिल कर सके, बट वो कैंसिल करने के बजाय उसे अलर्ट करता है कि नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर प्रोसीड करेगा। अब जब उसके पास राइट टू रेपुडिएट था बट उसने कैंसिल नहीं किया, रेपुडिएट नहीं किया, तो लेटर केस में वो किसी भी केस में बाद में उस केस को रेपुडिएट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता या फिर नल एंड वाइड नहीं डिक्लेयर करा सकता। आइए हम केस से अभी अच्छे से जब पढ़ेंगे फैक्ट तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ए पार्टनर सोल्ड हिज शेयर टू हिज को पार्टनर। मतलब ए मान लीजिए बी को अपने शेयर बेचता है। लेटर द पार्टनर कम टू द नो दैट द फैक्ट वाज कंसील्ड। मतलब बाद में बी को पता चलता है कि फैक्ट उससे कंसील किया गया था
although he had the right to repudiate the sale। अब जब उसको ये पता चलता है कि ए ने उसके साथ कोई फैक्ट था जो उसने कंसील किया है, उसके पास रेपुडिएट करने का जो राइट होता है, बट उसने इंस्टेड मतलब देखिए इंस्टेड ही एलेक्ट टू मॉडिफाई दी ओरिजिनल बार्गेन, और उसको वो जो उसका ओरिजिनल बार्गेनिंग होती है उसको प्रोसीड कर देता है बजाय कि रेपुडिएट करने के वजह। He bound by the election and neither he nor his representative after his death can cancel the sale। मतलब जब उसके पास ऑप्शन था कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या फिर शेयर के सेल को रेपिडेट कर दे, बट उसने नहीं करता है, उसने वो प्रोसीड कर जाता है उस एग्रीमेंट में, तो बाद में वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपिडेट नहीं करा सकता है इवन दो बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर डेथ। उसके डेथ के बाद भी वो उस सेल को रेपिडेट नहीं करा सकता है। देखिए सेक्शन 10 जो कि एब्सोल्यूट ड्यूटी है, उसमें बताया गया है राइट टू इंडेमनीफाई फॉर द फ्रॉड। इंडेमनीफाई का अगर हम लेटरल मीनिंग मतलब शुद्ध लेटरल मीनिंग समझे तो होगा टू एग्जेम्प्ट या फिर छुड़वाना। देखिए जो सेक्शन 10 बोलता है कि एवरी पार्टनर शेल इंडेमनीफाई द फ्रॉड, इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉस्ट टू इट, मतलब फर्म को अगर कोई लॉस हुआ है बाय हिज फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर किसी भी पार्टनर की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो जो पार्टनर्स होंगे वो इंडेमनीफाई करेंगे फर्म को। दिस सेक्शन पुट लाइबिलिटी अपॉन दी पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स हैं किसी भी फर्म में उनके ऊपर एक लाइबिलिटी डालता है टू इनक्यूपुलेट द फर्म फ्रॉम द लॉस्ट कॉस्ट बाय हिज किसके थ्रू, किसी भी पार्टनर के रॉन्गफुल एक्ट्स की वजह से अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो फर्म को सारे पार्टनर्स इंडेमनीफाई कराएंगे, या किसी ओमिशन की वजह से। ओमिशन यहाँ पर मीनिंग होता है कि उस पार्टनर को वो एक्ट नहीं करना था बट उसने उस एक्ट को करता है, वो उस एक्ट को परफॉर्म करता है, तो उसे कहा जाएगा ओमिशन। या किसी नेगलेक्ट की वजह से, मतलब उसकी ड्यूटी थी कि पर्टिकुलर ड्यूटी को वो परफॉर्म करें बट वो उस ड्यूटी को नेगलेक्ट करता है, परफॉर्म नहीं करता है, तो ऐसे केस में अगर फर्म को कोई लॉस होता है फ्रॉड की वजह से तो वो पार्टनर्स उस फर्म को इंडेमनीफाई कराएंगे। वांट ऑफ स्किल, मतलब किसी भी काम को करने के लिए पर्टिकुलर फर्म में किसी मतलब कह सकते हैं कि एक स्किल की ज़रूरत थी बट उसने जनरल वे में उस काम को किया, इसकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ तो पार्टनर्स उसको फिर इंडेमनीफाई कराएंगे। या मिसकंडक्ट की वजह से, मिसकंडक्ट जैसे कि थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, फिजिकल वायलेंस हो गया, डैमेज टू प्रॉपर्टी हो गया, या फिर कह सकते हैं कि सेटिंग अप कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं मिसकंडक्ट। ऑल्दो द एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी में फ्लैक्चुएट बट कैन नॉट बी एग्जाम द पार्टनर, मतलब जो लाइबिलिटीज़ होंगी पार्टनर्स की वो अलग अलग हो सकती हैं बट किसी को एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा कि नहीं कि इस पार्टनर की कोई लाइबिलिटी नहीं है। सारे पार्टनर्स इक्वली मतलब टू द सम एक्सटेंट लाइबल होंगे। देखिए एक केस हम देखते हैं, कैंपेल वर्सेस कैंपेबल। इस केस में होता क्या है कि एक पार्टनर कुछ अमाउंट में इलिसिट वे से विस्की खरीदता है फर्म के बिहाफ पे, मतलब फर्म के नेम पे। इस केस में जो प्लेंटिव पार्टनर होता है जो केस करता है अपने इस पार्टनर पे जिसने इलिसिट वे से मतलब इलीगल वे से विस्की को बाई की। द प्लेंटिव पार्टनर हैड नो नॉलेज बिकॉज ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती कि उसने इसके किसी पार्टनर ने इलिसिट इलीगल वे से विस्की खरीदी है, वो भी फर्म के नेम पे। बाद में जो फर्म होती है उसको एक हैवी पेनल्टीज़ देनी पड़ती है
फॉर द परचेस ऑफ द इलिसिट विस्की, मतलब रॉन्ग इलीगल वे से उसने फर्म ने जो विस्की खरीदी थी उसके लिए उसको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है। अब कोर्ट बाद में कहती क्या है कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट एक पार्टनर का है, यहाँ पे मिसकंडक्ट है एक पार्टनर का, इसकी वजह से जो फर्म होता है उसको काफ़ी लॉस सस्टेन करना पड़ता है। इस केस में दो जो पार्टनर्स होते हैं उनको पेनल्टी को पे करने के लिए दोनों पार्टनर्स को लायबल किया जाता है। अब देखिए, पार्टनर ए, मान लीजिए पार्टनर बी, दो पार्टनर थे, पार्टनर ए ने इलिसिट बी से विस्की खरीदा, तो कोर्ट क्या कहेगी कि सेक्शन जो प्रीवियस सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर लायबल होंगे उस पेनल्टी को पे करने के लिए। बट क्योंकि इलिसिट वर्क तो इसने किया था, तो जब दोनों पे कर देंगे पेनल्टीज़ को, बाद में जो पार्टनर ए होगा वो लायबल होगा कि इसको जो पेनल्टीज़ देने में हेल्प की है उसको वो इंटरेस्ट के साथ बी को उसके अमाउंट को रिटर्न करें। दे वर हेल्ड लायबल जॉइंटली एंड सिवियरली टू इंडेमनीफाई द प्लेंटिफ अगेंस्ट द अमाउंट सो पेड एंड इंटरेस्ट ऑन इट, मतलब उस पर इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे कि ऐसे ड्यूटी सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। तो सबसे पहला है ड्यूटी टू ड्यू डिलिजेंस, जो डिफाइन है सेक्शन बी में। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इट प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड diligently to his duty in conduct of the business। यहाँ पे जो diligently है उसका मीनिंग होता है कि वर्किंग विथ प्रूडेंटली, मतलब बुद्धिमत्ता के साथ काम करना, और उसमें केयरफुलनेस होनी चाहिए, फर्म के किसी भी एक्ट को करना विथ केयरफुलनेस। अब देखिए, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट, अगर कोई पार्टनर विलफुली किसी अपने ड्यूटी को नेग्लेक्ट करता है तो उस केस में जो फर्म को लॉस होगा उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। आ पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused टू इट बाय हिज विलफुल नेग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर पार्टनर ए की वजह से फर्म को कोई लॉस होता है तो ए को उस लॉस को बियर करना पड़ेगा, प्लस फर्म को इंडेमनीफाई कराना पड़ेगा। तो ये डिफाइन करता है सेक्शन 13F में। और सेक्शन 13A में जो ड्यूटी डिफाइन की गई है, टू वर्क विदाउट रिनॉमिनेशन। रिनॉमिनेशन में सैलरी। अगर इस सेक्शन का ये मीनिंग है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बताया गया है कि जो पार्टनर्स होंगे उनको सैलरी भी मिलेगी, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बताया गया है कि जो पार्टनर्स होंगे उनको सैलरी भी मिलेगी, तो उनकी ये ड्यूटी हो जाती है कि वो बिना किसी सैलरी के काम करें। जैसे सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया गया है, बिटवीन द पार्टनर्स आ पार्टनर इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रिनॉमिनेशन फॉर द टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड में बता दिया गया है कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनको सैलरी मिलेगी पर मंथ या फिर जो भी टाइम डिसाइड हो, तो उनको सैलरी मिलेगी। बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया गया है कि सैलरी मिलनी चाहिए, तो उनकी ड्यूटी हो जाती है कि वो काम करें बिना किसी सैलरी के। बट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ इनएविटेबल। 13B क्या कहता है कि ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट टू लॉस सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स आर बाउंड टू कंट्रीब्यूट लॉस इक्वली सस्टेन बाय द फर्म। मतलब अगर किसी फर्म को अगर कोई लॉस होता है किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न कुछ भी हो सकता है,
तो जो पार्टनर्स होंगे वो इक्वली लायबल होंगे कि उस लॉस को सस्टेन करें और उस लॉस में कंट्रीब्यूट करें। ड्यूटी टू अप्लाई, सेक्शन 15 बोलता है ड्यूटी टू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब अगर कोई बिजनेस फर्म का कोई प्रॉपर्टी है तो उस फर्म के प्रॉपर्टी को इन पार्टिकुलर सिर्फ फर्म के बिजनेस के पर्पस से यूज़ करना चाहिए, बजाय कि उसे जो पार्टनर्स है उसे पर्सनल गेन के लिए यूज़ करें। Subject to the contract between the partners, the property of the firm shall be used and held by the partners exclusively for the purpose of the business। मतलब जो पार्टनर्स होंगे उनको जो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी होगी वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ फर्म के बिजनेस पर्पस से यूज़ किया जाना चाहिए, बजाय कि पर्सनल गेन की। इन केस अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है फॉर पर्सनल गेन या कोई एडवांटेज ड्राइव करता है उस प्रॉपर्टी से या फिर फर्म की प्रॉपर्टी से, तो वो अकाउंटेबल होगा एज़ पर सेक्शन 16। हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि सेक्शन 16 कहता क्या है। देखिए सेक्शन 16 बोलता है कि ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर प्रॉपर्टी यूज़ करता है फर्म की अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, तो उसको अकाउंट करना पड़ेगा फर्म को। सेक्शन 16A में डिफ़ाइन करता है कि ड्यूटी टू अकाउंट फॉर सीक्रेट प्रॉफिट। देखिए ये ड्यूटी टू अकाउंट फॉर सीक्रेट प्रॉफिट, इसमें दो सब सेक्शन है। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, इसमें दो सब सेक्शन हैं, एक सीक्रेट प्रॉफिट और दूसरा है ड्यूटी टू नॉट कम्पीट। देखिए जो 16A में डिफाइन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16A आ पार्टनर इज लायबल टू अकाउंट फॉर प्रॉफिट ड्राइव्ड फॉर हिमसेल्फ अराइजिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब अगर इन रीजनों की वजह से वो उसको कोई प्रॉफिट गेन करता है तो वो उसको फर्म को अकाउंट करना पड़ेगा, उसको उसकी जवाब फर्म के अकाउंट में उसको बताना पड़ेगा। एनी ट्रांजेक्शन इन द फर्म, अगर कोई भी पार्टनर सीक्रेट प्रॉफिट ड्राइव करता है बाय एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, तो उसको फर्म में उसको अकाउंट करना पड़ेगा। या फिर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, उससे कोई प्रॉफिट गेन करता है तो भी फर्म को अकाउंट करना पड़ेगा। या फ्रॉम द यूज़ ऑफ द बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, मतलब कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड कोई भी चीज़ यूज़ करता है, मान लीजिए कोई पार्टनर एक पार्टनर है, मान लीजिए ABC एक पार्टनरशिप है, एक फर्म है, उसमें से पार्टनर ए इस फर्म में भी काम करता है, प्लस इसकी एक ग्रॉसरी शॉप भी है। एक ग्रॉसरी शॉप है, एक शॉप के लिए इन्होंने अपनी पार्टनरशिप में एंटर किए हैं। तो ये अगर पार्टनर बोलता है कि मेरी जो ग्रॉसरी शॉप है उस पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, तो अगर इस ग्रॉसरी से इसको कोई गेन होता है जो कि इस फर्म से रिलेटेड है, इस फर्म की कनेक्शन में है, तो उस प्रॉफिट को भी फर्म को अकाउंट करना पड़ेगा। इसका यही मतलब है, मतलब कि फ्रॉम द यूज़ ऑफ द कनेक्शन ऑफ द फर्म, या फिर फ्रॉम द यूज़ ऑफ द नेम ऑफ द फर्म। अगर फर्म के नेम को यूज़ करता है कि मैं उस फर्म में काम करता हूँ, इसलिए जो मेरा जो पर्सनल शॉप है वहाँ पे आपको अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, तो अगर उससे भी उसको कोई प्रॉफिट मिलता है तो उसको भी अकाउंट करना पड़ेगा फर्म को। ड्यूटी टू नॉट कम्पीट, देखिए ये डिफाइन है सेक्शन सब क्लॉज 2 में। देखिए सबसे पहले उससे पहले देखते हैं सेक्शन 27 क्या कहता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। सेक्शन
27 कहता है एग्रीमेंट, मतलब आप कोई एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज़ वाइड, मतलब अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ट्रेड, किसी भी पर्सन को ट्रेड करने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं या रिस्ट्रेन करते हैं, तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड है। बट यहाँ पे वाइड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा डिफ़ाइन कर दिया है कि मान लीजिए ABC एक पार्टनरशिप है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ये अपना फर्म को ऑपरेट करते हैं, और फर्म में ये डिफ़ाइन है कि कोई भी पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में अपना बिजनेस नहीं सेटअप करेगा। तो यहाँ पे तो ये एक एग्रीमेंट हो जाएगा जो रिस्ट्रेन कर रहा होगा इन पार्टनर्स को कि वो ट्रेड ना करें। बट ये बोलता है सेक्शन 11 सब क्लॉज 12 में, अगर कोई पार्टनर्स ऐसा एग्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड एग्रीमेंट होगा। अभी द पार्टनर्स में एग्री दैट they are some or any of them not to carry on any business other than the firm while they are in a partnership। या फिर ये वो पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर जितने भी पार्टनर्स हैं किसी भी फर्म में, वो सिर्फ फर्म के बिजनेस को ही कैरी करेंगे, किसी दूसरे बिजनेस में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वैलिड होंगे। ऑल्दो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हैं जो रिस्ट्रेन है ट्रेड, आपको रिस्ट्रेन करता है ट्रेड से, तो ऐसे एग्रीमेंट वाइड होगा। बट या इस केस में वो वैलिड होगा। अगर इन केस उसके मना करने के बाद भी अगर जो पार्टनर्स हैं वो ट्रेड करते भी हैं, तो उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा अगेन फॉर प्रॉफिट जो उन्होंने ड्राइव किया है उस कॉम्पिटिटिव बिजनेस से। अंडर सेक्शन 16B ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ़ पार्टनर्स कैरी एनी कॉम्पिटिटिव बिजनेस विद दैट ऑफ फर्म ही सेल अकाउंटेबल फॉर द ऑल प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द बिजनेस। अगर वो फिर भी एग्रीमेंट के बावजूद भी करते हैं तो उनको जितना भी प्रॉफिट अर्न किए हैं उसे फर्म को देना पड़ेगा। केस है पुलिन वर्सेस महिंद्रा। उसमें होता क्या है कि कुछ पार्टनर्स होते हैं एक बिजनेस में, वो इंपोर्ट करते हैं सॉल्ट को, नमक से दूसरे फॉरेन नेशन से, और सेल करते हैं एक चित्रगांव में, मतलब जो भी ये प्लेस है वहाँ पे एक सेल करते हैं। तो ऐसे में क्या करता है कि एक पार्टनर, देखिए यहाँ पे ये जो केस है वो पर्सनल प्रॉफिट का है। ये जो केस है पुलिन वर्सेस महिंद्रा, ये पर्सनल प्रॉफिट का है। इसमें क्या होता है कि एक वन पार्टनर व्हाइल इन द बिजनेस परचेज सॉल्ट एंड रीसोल्ड इट ऑन द पर्सनल अकाउंट, मतलब वो सॉल्ट को परचेस करता है वहीं से और अपने पर्सनल अकाउंट पे भेज देता है। तो जो अदर पार्टनर्स होते हैं वो कंटेस्ट करते हैं और इस केस में उसको लाइबल ठहराया जाता है कि उसने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है वो फर्म को अकाउंट करना पड़ेगा। ही वॉज हेल्ड लाइबल टू अकाउंट फॉर द प्रॉफिट टू हिज को पार्टनर्स। तो ये सेक्शन 16B से रिलेटेड केस है। एंड ये हमने देखा कि ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स क्या हैं। And now it's time to say bye to you. It's mean goodbye until we meet in a next video. Till for like, share and subscribe. हमारा part 4 होगा राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। थैंक यू।